नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय जैन है। मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन का स्पेशलिस्ट हूँ और सरी बीसी में मेरी प्रैक्टिस है। आज जो है हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भवती अवस्था में जब डायबिटीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। आपको हमारे क्लिनिक की ओर से एक पैकेज मिला होगा जिसमें एक बुक है जहाँ पे आप अपनी शुगर मॉनिटर कर सकते हैं या शुगर के रीडिंग्स जो है इसमें लिख सकते हैं। और इसी में साथ साथ बहुत सारी टिप्पणियाँ यानी इन्फॉर्मेशन भी है। उसके साथ आपको एक ब्लड शुगर की मशीन भी मिली होगी जिससे आप घर पे शुगर चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ज़रूरत पड़ने पर हमें आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। जब गर्भवती अवस्था में किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो ये अक्सर कई औरतों में होता है। ये काफ़ी कॉमन यानी कि सामान्य तौर पे दिखा जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हर किसी औरत को हो सकता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जब ये रिस्क ज़्यादा हो जाती है और उसके बारे में हम बात करेंगे। बट जब ये शुगर लेवल जब बढ़ने लग जाए तो उसको बहुत ज़रूरी है कि उसे मेडिकल अटेंशन से उसका कंट्रोल किया जाए यानी कि उसको नियंत्रण में किया जाए। ये बीमारी या मेडिकल कंडीशन क्यों होती है, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। आम तौर पे हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है, हम जब खाना खाते हैं तो उसकी वजह से खाने से हमें ऊर्जा मिलती है यानी कि एनर्जी का उत्पादन होता है। इस एनर्जी से पूरे शरीर का संतुलन चलता है और हमारे खाने की ओर से हमें ये जो एनर्जी है प्राप्त मिलती है। अक्सर खाने के अलग अलग टाइप होते हैं जिससे शुगर बढ़ सकती है। तो कुछ खाने के टाइप होते हैं जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उससे शुगर हाई हो सकती है और इसके बारे में और ज़्यादा आपकी डाइटिशियन आपसे बात करेंगी कुछ ही दिनों में। और ये भी ज़रूरी है जानना कि आमतौर पे जब ये शुगर बनने लग जाए शरीर में तो हमारे शरीर में एक पैंक्रियास नाम की ऑर्गन होती है जिसमें इंसुलिन बनता है और इस इंसुलिन से जो है शुगर को नियंत्रण में रखा जाता है यानी कि कंट्रोल में रखा जाता है। आम तौर पे ये शुगर कंट्रोल में रहती है, बट जब गर्भवती अवस्था होती है तो प्लेसेंटा यानी कि जो नाल है उसमें हार्मोन का उत्पादन होता है और इन हार्मोन्स की वजह से शरीर में और भी ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत हो जाती है। जब रिक्वायरमेंट या ज़रूरत बढ़ जाए और आपकी पैंक्रियास उतनी इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सके तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि गर्भवती अवस्था में शुगर की कंडीशन कहा जाता है। ये जब बढ़ने लग जाए तो इससे आपको और आपके शिशु को इसकी कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये कब होने लगता है? अगर आप 30 या 35 साल की उम्र से ज़्यादा है, अगर आपको ट्विन्स या ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी है तब ये चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर भूतपूर्व प्रेगनेंसी में यानी कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर आपके शिशु की बर्थ वेट 9 पाउंड्स यानी कि 9 पाउंड से ज़्यादा हो तब चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी हो तो आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ अगर भूतपूर्व प्रेगनेंसी में अगर आपको ये गर्भवती अवस्था की शुगर की कंडीशन यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो तो इस प्रेगनेंसी में भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। ये बेहद ज़रूरी है कि गर्भवती अवस्था में आपके शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में रहे यानी नियंत्रण में रहे। इसकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण वजहें हैं। पहली वजह यह है कि आपकी शुगर जिस तरह आपके शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी देती है उसी तरह आपके शिशु या बेबी को भी एनर्जी आप ही के ब्लड शुगर यानी कि एनर्जी से मिलती है। तो अगर आपकी शुगर्स हाई हो जाए तो बेबी की एक्सपोजर हो जाती है हाई शुगर से और उसकी वजह से आपके शिशु की साइज़ जो है यानी कि शिशु वज़न बढ़ जाता है और शिशु की साइज़ भी बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, डिलीवरी स्पेशली। तो डिलीवरी के टाइम पे बहुत बारी अगर बेबी की साइज़ बड़ी हो
तो फिर सिजेरियन सेक्शन करनी पड़ सकती है या फिर बेबी अटक जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके शुगर्स कंट्रोल में रह जाए। उसी तरह अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहे तो शिशु की ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की जो ताकत है या क्षमता है वो भी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल में रह जाए। तीसरी वजह ये भी है कि जब गर्भवती अवस्था में बेबी या शिशु की एक्सपोजर होती है हाई शुगर से, तो उसकी शरीर को जो है हाई शुगर्स की आदत पड़ जाती है। डिलीवरी के पश्चात यानी डिलीवरी के बाद बेबी के शुगर्स नॉर्मल रेंज में पड़ जाते हैं, बट ये बेबी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि ये लो शुगर गिनी जाती है बेबी के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर्स कंट्रोल में रहा जाए, वरना अक्सर बेबी प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद NICU यानी कि न्यूनेटल ICU में हो सकते हैं। दूसरी वजह यह है ऑफ कोर्स कि आपकी स्वास्थ्य जो है वो भी हाई शुगर से अफेक्ट हो सकती है। जब भी शुगर हाई हो जाए तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के व्याकरण है। जैसे आप एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस कर सकते हैं। डाइट यानी कि आपकी खुराक के बारे में डाइटिशियन आपसे अभी कुछ ही टाइम में बात करेगी। उसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एक्सरसाइज पे भी फोकस करें। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आम तौर पे जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉकिंग करते हैं, जैसे आप चलते फिरते हैं, अगर दिन में 10 से 15 मिनट मिनिमम और ज़्यादा कर सके, जिस तरह आपकी बॉडी की क्षमता हो, जिस तरह आपकी डॉक्टर ने अलाउ की हो, वो बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे अन्य टाइप के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग यानी कि वाटर एक्सरसाइजेस होते हैं, या फिर आप योगा या पिलाटेस ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और उससे जो है आपकी शुगर बर्न होती है और शुगर कंट्रोल में आ सकती है। उसी तरह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खुराक पे भी कंट्रोल रखें, और इसके बारे में डाइटिशियन आपसे और बात करेगी। अक्सर एक्सरसाइज और खुराक में बदलाव लाने के बावजूद आपकी शुगर हाई हो सकते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। जिस तरह कोई स्त्री गर्भवती ना हो, अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे उनकी शुगर को नियंत्रण यानी कंट्रोल में लाया जा सके। किंतु अगर आप गर्भवती है तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम सेफ दवाइयाँ यानी सुरक्षित दवाइयों का इस्तेमाल करें, ताकि आपको और आपके शिशु को इसकी कोई हानिकारक इफ़ेक्ट ना हो। सबसे सुरक्षित दवाई प्रेगनेंसी में इंसुलिन कही जाती है। इंसुलिन एक ऐसी हार्मोन है जिसका उत्पादन आप और मैं रेगुलर बेसिस पे आम तौर पे रोज़ करते हैं, और ये चाहे किसी को डायबिटीज़ हो या ना हो, सभी के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है। जब आप गर्भवती हो तो कहा जाता है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना ज़रूरी है, आपके और आपके शिशु के लिए। उसी तरह आपके शरीर में 2 लोगों की इंसुलिन बनती है, आपके लिए और आपके शिशु के लिए। और बहुत मर्तबा ये होता है कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाती है, यानी कि जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतनी उत्पादन हो नहीं सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। अफसोस इंसुलिन जो है ये गोली में नहीं आती है, ये सिर्फ टीके के रूप में आती है, बट इसको लेना बेहद सिंपल है, यानी कि बहुत ही आसान है। इंसुलिन का टीका दिन में 1 से लेके 4-5 बार तक लिया जा सकता है, और ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कब लेने की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी बार लेनी पड़ेगी। जब आप टीके का इस्तेमाल करें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए कंप्लीटली सेफ यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे आपके शिशु को बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी, और इसका मतलब ये भी है कि आप जो इंसुलिन ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गर्भवती अवस्था में ही ले रहे हैं। प्रेगनेंसी के बाद आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कुछ ही टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही सुरक्षित है। सत श्री अकाल और नमस्ते। मेरा नाम हरनीत है। मैं फ्रेजर हेल्थ के डायबिटीज़ क्लिनिक के साथ डाइटिशियन हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ में किस प्रकार से खाना है ताकि आपकी शुगर और आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। आपके लिए बेहतर होगा कि आपको जो पैकेज मिला है उसमें ये जो किताब आई है डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी फूड गाइड, अगर आप निकाल लाएं तो मेरे साथ साथ आपको समझने में आसानी रहेगी।
साथ में आप इसमें नोट्स बना सकती हैं ताकि आप उसको देख सकें। और अगर कोई क्वेश्चन आता है या सवाल आता है तो आप हमारे क्लिनिक को फ़ोन करके डाइटिशियन से बात भी कर सकती हैं। साथ में जो भी मैं आपको आज बताऊंगी वो सब इस किताब में लिखा है, तो आपको कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम पेज नंबर 1 पे जाते हैं, जिसका टाइटल है हाउ फूड अफेक्ट्स ब्लड शुगर। सो इस पेज में आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखनी या समझनी आसान है। वो है कि कौन से खाने शुगर बनाते हैं और कौन से खानों से शुगर आपको संतुलन में या दायरे में या टारगेट्स में रखनी आसान है। सो सबसे पहले आप देखेंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे पहला कॉलम है उसमें वो दिखाए गए हैं, वो एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी चाहिए, पर हाँ, हमारा शरीर उसको पचाने के समय शुगर में तोड़ता है। हमें वो चाहिए, ज़रूरी है, पर उसे हम कितना खाते हैं और कौन से कार्बोहाइड्रेट वाले खाने चुनते हैं उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरे 2 कॉलम हैं उसमें प्रोटीन और सब्जियां और तेल आदि का जिक्र है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की तरह शुगर में नहीं टूटते, पर उनसे हमारी भूख कंट्रोल रहती है और हमें दूसरे जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो भी बाकायदा मिल जाते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो सब तरह के अनाज और अनाज से बनी चीज़ें उसमें आएंगी। इसमें हमारे आलू, भुट्टा या छल्ली, कॉर्न, वो भी इसी में आती है। दूध, दही, वो भी इसी में हम गिनते हैं। आप देखें, ये सब खाने आपको चाहिए, पर आप क्या खाते हो, कितना खाते हो। तो जब क्या की बात आती है तो मैदे वाली कोई चीज़ नहीं खानी। मीठा किसी तरह से भी, चाहे वो चीनी हो, चाहे शहद हो या जूस इत्यादि हो, उनका आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप अनाज चुन रहे हो तो साबुत अनाज सबसे बढ़िया है, जैसे आप गेहूं ले लो, ओट्स ले लो, ज्वार बाजरा ले लो। पर अगर आप साबुत नहीं लेते तो अगर आप दलिया बना रहे हो तो कोशिश करो कि दलिया ऐसा हो जिसमें आपको अनाज नज़र आए। अगर आपने वो ऐसा लिया है जो बहुत बारीक पीसा हुआ है, पानी में घोलते ही बन गया, वो आपकी शुगर को बढ़ाएगा और आपको उसमें से जो पौष्टिकता है वो भी बहुत कम मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप ब्रेड चुनते हो तो ब्रेड भी साबुत अनाज की हो जिसमें ज़्यादा बूरा हो। अगर आप चपाती या रोटी बना रहे हो तो उसमें भी ब्रैन या छिलका ज़्यादा हो। चावल सफ़ेद बासमती आप खा सकते हो, पर जो भूरी बासमती है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। फल आप हर तरह के खा सकते हो, पर खाने के समय आपने प्लेट भरकर फल नहीं खाना, आप थोड़ा फल खा सकते हो इस एक टाइम में। मैं आगे चल के आपको और इसके बारे में जानकारी दूंगी। जूस नहीं पीने। दूसरा, हमारे भारतीय खानों में ज़्यादातर आलू की बहुत ज़्यादा सब्जी में इस्तेमाल होता है। तो जब आलू है वो दरमियाने साइज़ का आलू जो है वो एक किस्म से 2 चपाती जितनी रोटी शुगर बनाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप फुल्का या रोटी खा रहे हो या चपाती खा रहे हो उस समय आलू की मात्रा कम से कम हो या ना हो। दूध, दही हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें कैल्शियम का तत्व होता है, पर हाँ, इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो ध्यान रखना है आप कितना पी रहे हो और उस समय आप खाने में क्या खा रहे हो। उससे अगर दूसरे कॉलम में हम जाते हैं तो प्रोटीन का जिक्र है। भारतीय खानों में ज़्यादातर प्रोटीन की कमी देखी गई है कि अनाज तो ज़रूरी होता है, पर बाकी चीज़ हो ना हो वो हम इतना ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहूँगी कि आपके लिए प्रोटीन हर खाने में हो। तो प्रोटीन में हम गाय का मीट, सुअर का मीट, मुर्गा, टर्की, मच्छी, अंडे, पनीर, कॉटेज चीज़ या चीज़, ग्रीक योगर्ट या घर का बना दही, टोफू, दालें, गिरी बादाम, हर चीज़ इसमें काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकती हैं आपको प्रोटीन के चॉइसेस या उनके अलग अलग ज़रिए दिखाए गए हैं। प्रोटीन का पहला फ़ायदा ये है कि ये शुगर कम बनाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हमारी भूख कंट्रोल होती है। और तीसरा फ़ायदा ये हमारे शरीर में जो मुरम्मत शरीर ने करनी है उसके लिए बहुत कामयाब है।
तो आप कोशिश करें कि हर खाने में आपका प्रोटीन कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तीसरे कॉलम में अगर आप ऊपर देखती हैं तो सब्जियों का जिक्र है। सब्जियों में कुदरती रूप से बहुत अच्छे और ज़रूरी पौष्टिक तत्व डाले हुए हैं, और जितने गहरे अलग अलग रंग आप खा सकते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सब्जियों में शुगर भी कम बनती है, तो इसलिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उससे नीचे आप देखेंगे फैट्स या चर्बी या तेल का जिक्र है। उनमें से भी शुगर नहीं बनती, पर हाँ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने, यानी कोई भी तली हुई चीज़ ना खाएं। पर अगर आपने सलाद पे डालना है या रोटी या चपाती पे लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकती हैं। गिरी बादाम में भी फैट्स या तेल कुदरती होते हैं, तो भूख कंट्रोल रखनी आसान हो जाती है। एवोकाडो भी आप सैंडविच में लगा सकती हैं या साथ में खा सकती हैं, तो उससे भी आपको भूख कंट्रोल करनी आसान रहेगी। पानी के लिए पानी, और पीने के लिए पानी एक्चुअली सबसे बढ़िया है। पानी में आप नींबू निचोड़ सकती हैं या क्रिस्टल लाइट या ऐसे कुछ फ्लेवर्स डाल सकती हैं। जूस नहीं पीना, जो रेगुलर कोक पेप्सी आता वो भी नहीं पीना, क्योंकि अंदाज़न एक कैन में 3 बड़े चम्मच चीनी अंदर जाएगी, तो वो शुगर आपकी बढ़ाएगी। चाय कॉफ़ी जो आप पीते हो पी सकते हो, पर कोशिश करें अगर चाय पी रहे हो तो 3 कप आप दिन में पी सकते हो, पर कॉफ़ी आप जो है वो 2 कप से ज़्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं करना कि कॉफ़ी के भी 2 कप पी ली और चाय भी 3-4 कप पी ली, तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। एक और भी हमें सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमारे जो मसाले हम खानों में यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप जो मसाले हैं वो हर तरह के आप इस्तेमाल कर सकती हैं, पर ये ध्यान रहे कि जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या अलग सी जड़ी बूटियाँ होती हैं शुगर को दायरे में रखने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए, कई परिवार के सदस्य आपको सुझाव देंगे, उनका इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो आपको और आपके बच्चे पे इस समय क्या असर कर सकती हैं। अब हम जो पेज नंबर 2 है उस पे चलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कार्बोहाइड्रेट आप कितना खाते हो और क्या खाते हो उस पे ध्यान ज़रूर दें। तो इस पेज पे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि जो अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें अंदाज़न कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, या अलग तरह के जो खाने हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर पाया जाता है उनमें अंदाज़न कितनी मात्रा में कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो इस पेज पे आपको समझना आसान रहेगा। तो इस पे भी आप देखो तो खानों को अलग अलग कॉलम्स में बांटा हुआ है, जैसे कि फल, अनाज, दूध या दही, और जो भी यहाँ पे मात्रा बताई है उसमें अंदाज़न 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे आपको, अगर ये आप समझ जाते हो तो इससे आपको अपना खाना चुनने में और खाना बनाने में या खाने में आपको आसान रहेगा। अंदाज़न एक छोटा सेब या संतरा या नाशपाती या अमरूद, उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप अंगूर ले रही हैं तो गिनती के आप 12 अंगूरों में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देख सकती हैं। अगर आप ब्लूबेरीज ले रहे हो तो अंदाज़न एक कप में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, पर यही अगर आप स्ट्रॉबेरीज या ब्लैकबेरीज या रास्पबेरीज ले रहे हो तो 2 कप। अगर आप आम की शौकीन हैं और इस मौसम में आम ज़्यादा मिलते हैं तो 1 या आधा आम या आधी कटोरी ही एक टाइम खाएं। स्टार्च है तो चाहे वो छोटी हल्का फुल्का जिसे कह दे छोटी रोटी, अंदाज़न 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, या इसे कह लो कि सीडी साइज़ की रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। एक स्लाइस ब्रेड में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इसमें देख सकती हैं कि आपको वो हर तरह की अनाज और अनाज की मात्रा बताई हुई है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 1 कटोरी दही या 1 कप दही या योगर्ट या 1 कप दूध में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे मैं आपको पहले कह के हटी हूँ कि आप हर तरह के फल खा सकती हैं,
पर एक समय में आप एक फल या 15 ग्राम से ज़्यादा ना जाएं। जूस नहीं पीने। और दूध दही में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कैल्शियम होता है, तो अंदाज़न 4 सर्विंग्स या 4 कप दही के या दूध के या दूध चाय में या दलिए में आप दिन में ज़रूर पिएं, ताकि आपके शरीर को और आपके होने वाले बच्चे को बाकायदा पौष्टिकता मिल सके। अब हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे। तो इस पे खाने की अलग अलग, जो आप कह लो कि खाना अलग अलग बैलेंस में या कॉम्बिनेशन में बताया गया है। यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी, पर इससे पहले अगर मैं चाहूँगी कि आप लिख लें कि आप क्या खाती हैं सुबह जब आप उठती हैं उससे लेकर रात को सोने के समय तक आप क्या खाते हो, वो लिख लो। तो मेरे साथ आपको ये समझने में आसानी रहेगी। और जैसे अभी आपने लिख लिया कि आपने क्या खाया है दिन में और कैसे खाते हो, और साथ में आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने समझा दिया है। तो अभी आप इस पेज पे देख सकते हो कि हम कहते हैं कि आप सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ज़रूर करें, और आपको रात को सोने से पहले एक स्नैक चाहिए होगा, और ज़्यादातर लोगों को लंच और डिनर के दरमियान स्नैक की आवश्यकता होती है। अब उसको जानने के बाद हम कहते हैं अंदाज़न आप नाश्ते में, दोपहर में, रात में 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। सुबह नाश्ते में 30 से 45, लंच में 45 ग्राम और शाम के खाने में 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप खा सकते हो। नाश्ते में कोशिश करें कि फल ना खाओ, तो फल के अलावा आप और कोई भी 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन चुन सकती हैं, जिसमें 1 या 2 पीस ब्रेड हो सकते हैं, दूध हो सकता है, पर साथ में प्रोटीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नाश्ते और दोपहर के खाने में 4 घंटों से ज़्यादा फासला जा रहा है तो आप स्नैक ले सकती हैं। तो स्नैक कुछ भी हो सकता है, फल हो सकता है, दूध या दही हो सकता है, या सब्जियों के साथ आप फल डाल सकते हैं ताकि भूख कंट्रोल रहे। लंच में आप 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चुन सकती हैं। तो जो लिस्ट हमने पेज नंबर 2 पे या 2 पे देखी है, आप उसमें से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का चुनाव कर लें। रात के खाने में और दोपहर के खाने में 4 से 6 घंटे का फासला है। अगर 4 से 5 घंटे से फासला अलग जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का देखा जाता है, हमारे देखने में आया है कि उनका दोपहर और रात के खाने में फासला अक्सर 6-7 घंटों का या इससे भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें दोपहर में स्नैक ज़रूर बताते हैं। तो वो भी स्नैक आपका कुछ भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सर्विंग हो सकता है। डिनर भी आप 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चुन लें, और रात में आवश्यकता है कि एक स्नैक ज़रूर हो, पर यह ध्यान रखना है कि रात का जो स्नैक है और वो सुबह, रात के स्नैक के बाद और सुबह तक नाश्ते में कम से कम आपको 8 घंटे का फासला ज़रूर मिल जाए, जिसमें आपने पानी के अलावा कुछ और ना खाया पिया हो। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर रात का खाना 7 बजे से पहले खा लें, ताकि उसके बाद आप थोड़ा टहल लें या सैर कर लें। उससे आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, आपको हज़म भी खाना अच्छे से आ जाएगा, तो सोने में भी तकलीफ़ कम होगी। पेज नंबर अगर आप 4 पे आए मेरे साथ, 4 पे, तो आपको स्नैक की ऑप्शंस या चॉइसेस दिखाई हुई हैं, तो आपको चुनने में या सोचने में आसानी रहेगी। तो अगर आप उसमें देखें तो प्रोटीन के साथ सारे कॉम्बिनेशन दिखाए हैं, जैसे कि होल ग्रेन ब्रेड पीनट बटर के साथ हो सकती है, या चीज़ उस पर लगा सकते हैं। वो नहीं तो आप छोटा फल और कुछ बिस्किट बादाम के साथ ले सकती हैं, या आप दही या दूध या ग्रीक योगर्ट और दही में आप मिक्स करके उसमें थोड़ा सा फल भी डाल के खा सकती हैं, या सैलड हो सकता है। तो आप देखें
कि पेज नंबर 4 पर आपको वो जो अलग अलग तरह के स्नैक हैं जो आप दिन में खा सकती हैं और जो रात में खा सकती हैं उनकी सूची दी है ताकि आपको चुनने में आसानी रहे। अब अगर पेज नंबर आप 5 पे चलते हो मेरे साथ, तो सब खाने आपने खाने के समय किस प्रकार से खाने हैं उनका एक और आसान तरीका दिखाया गया है। सो पेज नंबर 5 पे अगर आप मेरे साथ देखते हो तो बैलेंस प्लेट का या खाने में कह लो कि आपके लिए आसान तरीका दिखाया हुआ है। तो वो प्लेट जो उस पर दिखाई है वो मेरे पास यहाँ पे इस प्लेट में दिखाया हुआ है। सो आप देख सकते हो कि हमने आधी प्लेट को सब्जियों के लिए बांट लिया है। सो सब्जियां जितनी आप ज़्यादा खा सकें उतना ही आपको फ़ायदा है। सो आधी प्लेट में आप सब्जियां खा रही हैं, वो चाहे आपने पकाई हो या आपने कच्ची काटी हो। जब आप पका रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उसे आप ज़्यादा मत पकाना, पर आप बिल्कुल भिंडी, बैंगन, गोभी पका के भी खा सकते हो। पर जो कच्ची सब्जी है उसके अलग फ़ायदे हैं, वो भी ज़रूर रखें। ध्यान रहे इस तरफ ना तो आलू आएंगे और ना ही भुट्टा आएगा, और हर तरह की सब्जी आप इस तरफ ले सकते हैं। दूसरा जो भाग है प्लेट का उसे हमने फिर आधे में बांट लिया है। तो प्रोटीन जो चौथा हिस्सा है प्लेट का उसमें आएगा। तो उसमें दालें हो सकती हैं, मीट, मच्छी, अंडा हो सकता है। और जब मीट मच्छी आप खा रहे हो तो आपको या तो चौथा हिस्सा प्लेट का या आप अपने हाथ की हथेली जितना पीस खा सकती हैं। मीट मच्छी अंडा नहीं खाते तो दाल की कटोरी आप रख सकते हो। अनाज, ध्यान रखें कि अनाज चौथा हिस्सा प्लेट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अभी मैं आपको खाना रख के दिखाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा। मैदे की बनी चीज़ ना हो, ठीक है। और इसके साथ जैसे दिखाया है आप दूध या दही ले सकते हो और मीठे के लिए फल ले सकते हो। तो आए देखते हैं। अभी आपने भी लिखा है जो आपने खाया है कैसे खाते हो, तो आप कंपेयर कर लो। तो जैसे ये आधी प्लेट है, अगर हम सुबह नाश्ते में अगर आप 2 पीस ब्रेड खाते हो, साथ में आप प्रोटीन अंडा ले सकते हो, मीट ले सकते हो, या आप चीज़ या पीनट बटर उस पर लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका नाश्ता। ध्यान रहे कि नाश्ते में आप फल नहीं खाना। अगर आपको भूख है साथ में 1 गिलास दूध का ले सकते हो या दही ले सकते हो। अगर आप अंडा लेते हो तो अंडे उबाल के भी खा सकते हो, या उसमें आप प्याज, लेटस, हरा प्याज, हरे धनिया, टमाटर कुछ भी डाल के उसका आमलेट बना सकते हो। तो वो भी आपका प्रोटीन हो गया। अगर आप दोपहर में खाते हो तो दोपहर में अगर ये सैंडविच खा सकते हो जैसे सुबह खाया, या उसमें मीट लगा सकते हो, या आप रोटी ले सकते हो या चपाती ले सकते हो। एक समय में अगर आपने 2 चपाती ली तो आपके 30 ग्राम हो गए। सब्जी, सलाद हो सकता है, खीरा हो सकता है, कोई भी हरी फलियों वाली सब्जी हो सकती है। चाहें तो कच्चा सैलड साथ में रख सकते हैं। दाल हो सकती है, प्रोटीन, या मीट मच्छी हो सकता है। तब प्रोटीन ज़रूर रखना है साथ में। साथ में आप दही ले सकते हो या दूध ले सकते हो। मीठे का मन है तो फ्रूट ले सकते हो। ध्यान रहे अगर ये 1 कप दूध है तो वो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपने दूध या दही लेना है और साथ में आपने फल भी लेना है और प्रोटीन आपने रख लिया, तो रोटी आपको 1 निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो 45 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो 1 चपाती है, दाल है, सब्जियाँ या सैलड है, आपने 1 कप दूध रख लिया और 1 फल रख लिया, तो ये आपका 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। तब देखो 1 फुल्का या 1 चपाती, दाल, फल और दही या दूध। जो ग्रीक योगर्ट है उसमें शुगर कम होती है, तो अगर आप पूरा ग्रीक योगर्ट का कप लेते हो तो अगर आपका मन हो तो आप आधी रोटी या चपाती रख सकते हो साथ में। तो ये हो गया आपका 45 ग्राम का भोजन जो आप दोपहर में या रात में खा सकते हो। हम कई बारी राजमा और चावल बना लेते हैं। अब चावल जो है 1
कप चावल, जो कि अंदाज़न इतने चावल हैं एक टाइम में 1 कप, ये 3 चपाती की जितनी शुगर बनाएंगे। तो जब आप राजमा या चावल खा रहे हो तो कोशिश करो कि सब्जियों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो और दाल ज़रूर हो, या प्रोटीन किसी भी रूप में चिकन या मीट मच्छी ज़रूर हो, पर चावल इससे ज़्यादा नहीं जाना। हो सके तो साथ में फल छोटा ले सकते हो, या फल उस समय ना लो। दही या ग्रीक योगर्ट रख सकती हैं, पर ग्रीक योगर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा घर के बने दही से या घर के बने योगर्ट से, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। पर अगर आप कीनवा ले रही हैं या और कोई तरह का अनाज है तो उसमें आप 1 कप से ज़्यादा ना जाएं, पर साथ में आप घर का दूध या दही ले सकती हैं, या आप फल भी साथ में रख सकती हैं। तो वो आपका 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। आप जितना इसके बारे में कोशिश करेंगी उतना ही आपको आसान लगेगा। पर हाँ, कोई भी सवाल आए, कोई भी शंका या डाउट हो, हमारे क्लिनिक को ज़रूर पूछ लें। सो अब अगर मेरे साथ पेज नंबर 6 या 6 पे आते हो तो आपको हर दिन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जो भी हमने अब तक बात की है वो इस पे लिखा हुआ है, ताकि आपको याद रखने में और सोचने में आसानी रहे। तो अगर आप इस पे देखते हो मेरे साथ साथ, तो दिन में 3 खाने खाने हैं, जैसे पहले कहा ब्रेकफास्ट, लंच और रात का खाना डिनर, और साथ में सोने से पहले एक स्नैक, बेड टाइम स्नैक। पर ध्यान रहे कि जो बेड टाइम स्नैक है वो अंदाज़न आधा या 1 घंटा बिस्तर में जाने से पहले हो तो अच्छा रहेगा। और साथ में आप जब भी खा रहे हो प्रोटीन ज़रूर, प्रोटीन वाले खाने हों, जिनके बारे में हमने जिक्र किया, आपको मैंने दिखा भी दिए। और रात का जो आपका स्नैक है उसमें भी प्रोटीन लाजमी हो, ताकि आपको आधी रात में भूख ना लगे। क्योंकि ध्यान रखें कि आपका सुबह का जो ब्लड शुगर चेक है उसमें और रात के स्नैक में अंदाज़न 8-10 घंटे का फासला हो जिसमें आपने कुछ भी ना खाया हो। ठीक है, खासकर जब आप बेड पे जाती हैं उससे आपके सुबह के नाश्ते तक या चेक तक 8-10 घंटे का फासला ज़रूर हो। आप पानी पी सकती हैं उस समय, कोई उसके बारे में चिंता की बात नहीं है। और जितना हो सके आलू और भुट्टे के अलावा आप किसी तरह की भिन्न भिन्न सब्जियां आप खानों में इस्तेमाल करें, ताकि आपको भूख ना लगे और आपकी शुगर भी सही मायने में रहे। साथ में उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उसमें बहुत तरह के पौष्टिकता है जो आपको और आपके होने वाले बच्चे को दोनों को चाहिए। अगर आपके खाने में 4 घंटों से ज़्यादा अंतर जा रहा है तो आप स्नैक्स ज़रूर ले सकती हैं। तो वो भी जैसे पीछे हमने स्नैक के भी आपको आइडियाज़ दिए हैं, उनमें से आप चुन लें। रात का खाना 7 बजे से पहले खा लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप 10-15 मिनट सैर कर सकती हैं। दूध दही के भी खाने जो हैं उनमें कैल्शियम का तत्व होता है, वो आपकी हड्डियों के लिए और बहुत और काम के लिए ज़रूरी है। बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा कि अगर आप 4 कप या 4 सर्विंग्स कैल्शियम की आप खाने में रख सकें, जैसे कि दूध का 1 कप, दही की 1 कटोरी, चीज़ 2 आउंस के नज़दीक। अगर आपके डॉक्टर ने आपको या आपके डाइटिशियन ने कोई भी तरह के विटामिन्स या सप्लीमेंट्स खाने के लिए कहे हैं तो वो भी ज़रूर खाएं। खासकर विटामिन डी, प्रीनेटल विटामिन्स ज़रूर खाएं, और बाकी भी आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछ सकते हैं। पानी या चीनी से बगैर या मीठे के बगैर जो तरल पदार्थ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको कहीं डिहाइड्रेशन या पानी की कमी ना हो जाए। पर जूस नहीं पीने, ना ही कोक पेप्सी पीना है। तो ये आप चेकलिस्ट अपना रोज़ देख सकती हैं। अगर इसमें आपको कोई सवाल आए या कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। पेज नंबर अब 7 पे आ गए हम, 7 पे। तो जैसे मैंने आपको अभी तक बताया है कि आप कार्बोहाइड्रेट के जो खाने चुन रहे हो या अनाज की
का चुनाव कर रहे हो तो साबुत अनाज के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैदा वगैरह नहीं खाना, जूस नहीं पीना, चीनी से परहेज़ रखना है। तो इस पेज पे आपको अंदाज़न हर एक खाने में कौन सी बेहतर चॉइसेस हैं आपके लिए, अच्छी चॉइसेस हैं पौष्टिकता की तरफ से और शुगर को कंट्रोल या संतुलन में रखने के लिए, और कौन सी अच्छी चॉइसेस नहीं है, उनका टेबल बनाया है। तो एक तरफ है जो हम कहते हैं कि आपके लिए अच्छी खाने में अच्छी चुनाव नहीं है, उनका जिक्र है, और कौन से खाने आपके लिए अच्छे हैं उनका जिक्र है। तो जैसे कि जो ब्रेड है, सफ़ेद ब्रेड आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर उस पर लिखा है 100% होल व्हीट तो वो भी सफ़ेद से थोड़ी सी बेहतर है पर बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश करें कि आप साबुत अनाज की, या जैसे हम कह देते हैं स्प्राउटेड, पुंगरे हुए अनाज की ब्रेड बनी हो तो अच्छी है। अगर अभी हम आगे जाके लेबल भी देखेंगे, हम कहते हैं कि कम से कम 4 या 3 ग्राम फाइबर एक स्लाइस में ज़रूर हो। अगर रोटी बना रहे हो तो मैदे ना डालो उसमें आप साबुत अनाज से जो बना आटा है, ताकि ब्रैन और छिलका उसमें ज़्यादा हो। आप काले चने का आटा मिक्स कर सकते हो, सोया का आटा मिक्स कर सकते हो। तो उसकी रोटी अगर पकाते हो तो आपको भूख भी दायरे में रहेगी और शुगर को कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। सफ़ेद राइस, सफ़ेद सेवियाँ, सफ़ेद पास्ता, उनका भी आप इस्तेमाल ना करें। तो इसी प्रकार से आपको हर चीज़ के बारे में इस पेज पे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छे, हम अब पेज नंबर 8 पे आ गए। अब बहुत अच्छा कर रही हैं अभी तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो लेबल रीडिंग है वो भी देखनी आनी चाहिए, या आपको उसमें पता लगेगा कि जो सामान आप खरीद रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं है। तो जब आप खाना या ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो तब ज़्यादातर देखते ही हैं हम लोग कि हम घर पे कौन सा आटा आता है, कौन सी ब्रेड लेके आते हैं, कौन सी आपको अच्छी लगती है, किसका स्वाद अच्छा लगता है, वो तो आप देख के लेकर आते हो। पर आप ये भी ध्यान रखना है कि जब आप कुछ सामान ले रहे हो तो उस पर न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल ऐसे बना होता है, उस पर भी ज़रूर निगाह डालो। अब कई बार पहली बार देख रहे हो तो देख के डर जाओगे कि इतना कुछ देखना पड़ेगा, तो वो मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ। तो आपके लिए अच्छा होगा, या तो आप ये लेबल रीडिंग मेरे साथ पेज पे देखें, या आपके घर में जो ब्रेड आती है उसका आप रैपर ले आएँ। ठीक है, अगर आप ले आए हैं तो हम इस ब्रेड को अब पलट देते हैं। तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल पिछली तरफ, तो ये ब्रेड का सीधा साइड है, इसका अगर हम उल्टा साइड करते हैं तो वो टेबल यहाँ दिखाया गया था। अब इस टेबल में सबसे पहले मैं कहूँगी आप सर्विंग साइज़ देखें। तो सर्विंग साइज़ अगर देखते हो तो ब्रेड में 1 स्लाइस भी लिखा हो सकता है, कई बार 2 स्लाइसेस भी लिखा होता है। अब मेरी इस ब्रेड में 1 स्लाइस लिखा है। अब देखो आपकी ब्रेड में क्या लिखा है। उसके बाद आप सीधा बाकी सब छोड़ के कार्बोहाइड्रेट ढूंढो कि कार्बोहाइड्रेट का जिक्र इस टेबल पे कहाँ पे है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपको मिल गया तो उसको सर्कल कर लो और वहाँ देखो कि उसमें कितना बताया है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट बताए हैं, क्योंकि वो आपके लिए देखना ये ज़रूरी है, क्योंकि वो शुगर बनाएगा और आपको ध्यान रखना है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट आप एक समय में कितना खा रहे हो। ठीक है, और सर्विंग साइज़ हमने इसलिए देखा है कि जो भी सर्विंग साइज़ उन्होंने ऊपर बताया है ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उस स्लाइस में है। तो मेरी ब्रेड में अगर मैं देखती हूँ तो एक स्लाइस में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिखाए गए हैं। अगर इस पेज पे देखते हो तो यहाँ पे एक स्लाइस सर्विंग साइज में 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जिक्र है। अब वो दोनों चीज़ आपने देख लिया। तीसरी चीज़ उसके नीचे फाइबर का जिक्र है। फाइबर यानी कि छिलका, वो अनाज का छिलका है, फलों का छिलका है, दालों का है। वो छिलका जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम पचा नहीं सकते, इसलिए वो शुगर नहीं बनाता, पर उससे हमारी शुगर जो है धीमी गति से अंदर जाती है, हमें जल्दी भूख नहीं लगती और साथ में हमें स्नैक या किसी और खाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतनी आपकी शुगर संतुलन में रखनी आसान रहेगी और आपको कई घंटे भूख नहीं लगेगी। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्रेड वो अच्छी है
जिसमें कम से कम एक स्लाइस में 3 या 4 ग्राम फाइबर हो। तो अगर आप जो बुक में बताई है पेज नंबर 8 पे, उसमें आप देखो एक स्लाइस में 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 4 ग्राम फाइबर है, तो बहुत अच्छी ब्रेड रही। दूसरा, अगर इस जो मेरे सामने ब्रेड पड़ी है उसमें एक स्लाइस में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और 5 ग्राम फाइबर है। अब फाइबर कार्बोहाइड्रेट परिवार का हिस्सा है जो शुगर नहीं बनाता, इसलिए 19 में से 4 शुगर नहीं बनाएंगे तो बचे 15। तो आपकी एक पीस ब्रेड 15 ग्राम की है, तो हम कहते हैं वो ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर आपकी जो ब्रेड अगर चुन रहे हो उसमें अगर 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 2 ग्राम ही फाइबर बताए हैं, तो वो आपकी 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक स्लाइस में होंगे। तो मैं कहूँगी अगली बार आप जब शॉपिंग करने जाएं तो वो ब्रेड के अलावा कोई और ब्रेड ढूंढें। अब इस ब्रेड में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट थे कुल, और जिसमें से 5 ग्राम फाइबर हैं। अब 18 में से 5 ने शुगर नहीं बनानी तो बचे 13, तो 13 15 से नीचे हो गई। ये ब्रेड बहुत अच्छी रहेगी। आप स्प्राउटेड ब्रेड्स या होल ग्रेन ब्रेड्स सेव ऑन फूड से, कॉस्को से, प्राइस स्मार्ट, सुपर स्टोर या वॉलमार्ट से खरीद सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज से आप लेबल ज़रूर पढ़ें। पहले पहले आपको थोड़ा समय लगेगा, अगर आप चश्मा लगाती हैं तो चश्मा भी आपको ढूंढना पड़ेगा, पर धीरे धीरे आपको ये आसान लगने लगेगा और आपकी आदत बन जाएगी। इसमें अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो पूछ लें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आसान रहेगा। बहुत अच्छे, हम अब आखिरी पेज पे आ गए हैं जो पेज नंबर 9 है या 9 है। अब क्योंकि आप सब कुछ जान चुकी हैं किस खानों में कार्बोहाइड्रेट है, कब कब खाना खाना है, और आपको शुगर चेक करने के लिए भी नर्स ने बताया है, तो आप शुगर चेक कर रही हैं, अपना लिख रही हैं जैसे बताया गया है। अब मैं कहूँगी कि आप जब वो शुगर लिखी हैं आप उन पर ध्यान ज़रूर दें कि भाई आपकी शुगर जैसे बताया है कि वो टारगेट्स के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करें कि वो शुगर कंट्रोल में या टारगेट्स में आ जाए। तो इस पेज पे थोड़े आपको उसी के जैसे कह लो कि स्ट्रैटेजीज या आपको थोड़ी टिप्पणियाँ दी गई हैं ताकि आप वो पढ़कर खुद अपने शुगर पे नियंत्रण डाल सकें। सो 2 हिस्सों में बांटा है कि अगर खाना खाने से बाद में आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है, यानी कि 7.7 से ऊपर आ रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकती हैं। दूसरा है कि खाना खाने से पहले अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है यानी कि 5.2 से ऊपर आ रही है, तो क्या उसका कारण हो सकता है और क्या कर सकती हैं। तो अगर पहले हम देखें कि अगर खाने के बाद बढ़ रही है, खासकर आपको बताया गया होगा कि खाने से आप 1 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करेंगे, तो वो 1 घंटा आपका पहली आपने जो नवाला खाने का डाला है उससे 1 घंटे बाद आप चेक करेंगी। तो वो अगर शुगर आपकी 7.7 से ऊपर आई तो उसका कारण ये हो सकता है कि हो सकता है आपने खाने में फुल्का या चपाती एक्स्ट्रा ले ली, या चावल राजमा बने थे कुछ टाइम बाद, समय बाद, तो आप थोड़ा ज़्यादा खा गई। कार्बोहाइड्रेट आप कितना खा रहे हो उसका ध्यान ज़रूर देना। और कई बार ऐसा भी हो सकता है घर में किसी की सालगिरह थी या कोई त्यौहार था, वो खीर या कुछ मीठा बना था तो आपने वो खा लिया। आपको फिर पता लग जाएगा कि आप ऐसा करती हैं तो आपकी शुगर ऊपर जाती है, तो उसका ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपने खाने तो सही मात्रा में खाया, पर जब आपने उनका चुनाव किया तब थोड़ा ध्यान नहीं रखा, तो हो सकता है जो रोटी आज बनाई वो आटे के बजाय मैदे की बना ली, या साथ में जो पीने का सामान लिया वो जूस था या कोक था या चीनी डाल दी दूध में। तो वो सब चीज़ें भी असर करेंगी कि आपकी शुगर खाने के बाद ज़्यादा बढ़ गई। और जैसे पहले मैं कह के हटी हूँ कि जो फूड आप खाना खरीद रही हैं उसका जो लेबल है, जो टेबल है, उस पर ज़रूर दें कि उसमें फाइबर कितना है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें डाली हैं, बनाया है, ताकि वो भी आप ध्यान दे सकें। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट तो सही खाया पर प्रोटीन की कमी फिर भी रहेगी। तो अब देखें कि प्रोटीन
क्या हो सकता था? दाल हो सकती थी, टोफू हो सकता था, या चिकन मीट मच्छी हो सकती थी। वो ज़रूर रखें। अब खाना सही मात्रा में खाया तो फिर भी शुगर बढ़ रही है, तो अगर आप चल लें तो आपको शुगर कंट्रोल में लेकर आनी बड़ी आसान रहेगी। खाना खाने के समय आप जो ध्यान रखें, और उसके बाद अगर आप 15-20 मिनट सैर कर लें तो उससे भी आपकी शुगर में सुधार आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सोच सकती हैं ताकि आपके खाने के बाद शुगर ना बढ़े। अगर आप दूसरी तरफ देखते हो कि खाने से पहले शुगर बढ़ी है, सो खाने से पहले सुबह अगर आपकी शुगर 5.2 से ऊपर आ रही है, तो उसका कारण जैसे पहले मैंने कहा कि आप रात में जो स्नैक के बाद आप सोने के समय से सुबह तक 8-10 घंटे का अंतर ज़रूरी है, जिसमें आपने कुछ पानी के अलावा कुछ और ना खाया पिया हो। तो कई बारी आधी रात में आप उठी और आपने कोई फल खा लिया या दूध का गिलास पी लिया, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका नोट कर लें। उसके कारण आपकी हो सकता है सुबह वाली शुगर ऊपर आ रही हो। पर उसके अलावा आपके दोपहर के खाने या रात के खाने से पहले भी शुगर ऊपर आ सकती है, तो वो भी आप सोच लें कि जो आपका स्नैक था वो उसमें थोड़ा आपने हो सकता है कि जब हमने कहा कि आप 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही खाना है, आपने उसमें 15 से ज़्यादा खा लिया, तो आप उसमें सुधार कर लें। या आपने प्रोटीन नहीं खाया उसमें, तो प्रोटीन साथ में खा लें तो भूख भी कंट्रोल रहेगी, तो शुगर में भी सुधार रहेगा। या कई बारी हमारे खानों में अंतर सही नहीं रहता, हमने 4 घंटों का जो अंतर आपको बताया है उसके बजाय आपके खानों में सिर्फ 2 घंटे का, या आपके स्नैक और खाने में 1.5-2 घंटे का ही अंतर था, तो वो उसका ध्यान रखें कि खानों में कम से कम 4 से 6 घंटे का फासला हो। अगर बीच में आप स्नैक ले रही हैं तो उससे अगले खाने में कम से कम 2 घंटे का फासला ज़रूर हो, क्योंकि उससे आपकी शुगर पे असर आएगा। कई बारी स्नैक तो आपने 15 ग्राम ही खाया, पर वो खाया आपने समोसा, छोटा ही बेशक था, पर कोई भी चीज़ है जो तल देते हैं तो वो हज़म धीमी गति से आती है और वो हमारे शुगर पे भी कई घंटे असर करती है, तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए तली हुई चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। कई बार स्नैक तले हुए नहीं हो सकते, पर रोटी की जगह आपने पूरी या भटूरा चना खा लिया तो वो भी कई घंटे आपकी शुगर बढ़ा के रख सकता है। तो वो तली हुई चीज़ों तो पहले हम कहते हैं कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हो सके तो उनसे परहेज़ रखें। इसके बाद कई बारी ऐसा हो जाता है कि आपने खाना तो बिल्कुल सही खाया, खाने में अंतर भी सही थे, पर जब खाने का वक्त आया तो आप हाथ धोना भूल गई, तो वो अगर जो अपने पीछे जो सेब संतरा खाया या काटा था उसकी कई बारी शुगर हमारे उंगलियों पे लगी रह सकती है, तो उससे भी कई बारी शुगर में आपका फ़र्क नज़र आएगा कि शुगर बढ़ी हुई नज़र आएगी। ऐसा है, अचानक हुआ है तो हाथ धो लो, दोबारा चेक कर लो। कई बारी जब हम बीमार हों, सिर दुख रहा हो या खांसी ज़ुकाम कोई भी इत्यादि बीमारी हो, तो उसमें भी शुगर थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे या उनसे जाके मिलें और मशवरा कर लें। जो मैंने आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बताना था वो मैंने इस किताब में जो लिखा था सब बता दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल हो हमारे लिए तो हमें ज़रूर फ़ोन कर लें। तब तक के लिए नमस्ते और सत श्री अकाल। आइए अब बात करते हैं कि आपको शुगर कब और कैसे चेक करना है और किस तरह से आपको आपकी कॉपी में यानी कि बुक में लिखना है। ठीक है, जब आप देखेंगे आपकी पैकेज में आपको इस किस्म की एक बुक दी गई होगी। इसमें फ्रंट पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस होंगे कि अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो किस फ़ोन नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप शुरुआती तौर पे पेज नंबर 13 या 13 नंबर के पेज पे जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस बुक के ऊपरी भाग में पेज 13 पे एक सेक्शन दिया है जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने कितने बजे क्या खाया है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप दिन भर जब भी कुछ खाए या कुछ पिए पानी के अलावा, तो उसमें इस किताब में उसका नोट करना ज़रूरी है, डेट के साथ और टाइम के साथ कि आपने कितने बजे क्या खाया है।
उसी तरह आपको ये ग्लूकोज मीटर दिया गया है पैकेज में, और आम तौर पे जब आप शुरुआत करें तो दिन में 6 बार आपको शुगर चेक करनी है, और ये पेज नंबर 14 यानी कि 14 नंबर के पेज पे लिखनी है। जब ये पेज ख़त्म हो जाए तो आप अगले पेज पे जाके उसी तरह वापस से अपने खुराक और ब्लड शुगर्स का नोट कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे आप शुगर दिन में 6 बार चेक करेंगे। सबसे पहले आप शुगर चेक करेंगे जैसे ही आप सवेरे उठे तो आपको शुगर चेक करनी है, और उसे वेक अप शुगर या इस पहले कॉलम में लिखना है। शुगर का क्या नंबर आया है उसको आप नोट डाउन कीजिए, और फिर जो है दिन के बाकी सब शुगर आपके जो मेन मील्स है उनके साथ जुड़ गया है। तो आप सबसे पहले जब उठेंगे तब शुगर चेक कीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के 1 घंटे बाद शुगर चेक करके उसे सेकंड कॉलम में लिखिए। उसी तरह लंच यानी कि दोपहर के मील के पहले जो आपकी शुगर्स है उसे तीसरे कॉलम में नोट करना है, और लंच के 1 घंटे बाद चौथे कॉलम में, 5वें कॉलम में डिनर यानी कि शाम के मील के पहले आपके शुगर्स नोट करने हैं, और फिर डिनर के 1 घंटे पश्चात आपकी शुगर्स नोट करनी है। आम तौर पे हम कहते हैं कि सवेरे के शुगर्स यानी कि जो वेकअप शुगर है उठने के पश्चात आपके शुगर्स और खाने के पहले ये 5.3 यानी कि 5.3 से कम होनी ज़रूरी है। खाने के 1 घंटे पश्चात या 1 घंटे बाद ये ब्लड शुगर 7.8 यानी कि 7.8 से कम होने ज़रूरी है। लेकिन आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अगर ये टारगेट यानी कि ये जो नॉर्मल शुगर्स की जो रीडिंग आपको दी गई है ये आपके लिए शायद चेंज की गई हो या नहीं। आमतौर पे वापस सवेरे की शुगर 5.3 से कम और खाने के 1 घंटे पश्चात आपकी शुगर 7.8 से कम होने ज़रूरी है। और याद रखिए शुरुआती तौर पे दिन में 6 बारी आपकी शुगर चेक करनी है, ताकि जब हम आपसे संपर्क करें तब आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या खाया था, कितने बजे और कितना खाया था। उसी तरह आपकी शुगर की रीडिंग्स दिन के हिसाब से कितनी आई थी। अगर आपने इससे पहले कभी शुगर का मीटर का इस्तेमाल नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके फार्मासिस्ट आपको बता सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है तो एक अलग वीडियो आप चेक कर सकते हैं, और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये बेहद ही आसान है और कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। अगर आपकी शुगर्स हाई हो, जो मैंने नंबर्स कहे थे आपसे या जो आपकी डॉक्टर आपसे कहेंगे आपकी शुगर्स होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो तो हमें इन फ़ोन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक लास्ट बात ज़रूरी ये है कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि गर्भवती अवस्था के बाद आपकी शुगर रेंज नॉर्मल में हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपकी रिस्क आगे चल के शुगर की थोड़ी ज़्यादा है रिस्क। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के बाद आप आपकी ब्लड टेस्ट कर लीजिए जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको कहा है, और उस ब्लड टेस्ट से भी हमें पता चलेगा कि आपकी शुगर की रिस्क नॉर्मल हुई है या नहीं है। तो गर्भवती अवस्था यानी डिलीवरी के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर्स नॉर्मलाइज हुए हैं या नहीं। ये कब करना है ये आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके बताएंगे।